है एवरीवन, वेलकम टू एमजी क्लासेस। आई एम प्रिया जायसवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 6, जिसमें हम देखेंगे देसी जनता को सभ्य बनाना, राष्ट्र को शिक्षित करना। और हमने आपका चैप्टर 5 कंप्लीट किया है। क्लास 8 का ही चल रहा है, एनसीईआरटी अभी आपकी। तो आपका चैप्टर इसमें 5 आपका कंप्लीट हुआ था, जो आपका 1857 में क्या था, आपका जनता का बगावत है ना, जिसमें नीतियाँ और लोग, किसान और सिपाही, मेरठ से दिल्ली तक है ना, कंपनी, सैनिक विद्रोह, जन विद्रोह कब बन गया, मतलब ये सब चीज़ों को हमने क्या किया, सबको कंप्लीट किया है। ठीक है, तो हम आज क्या देखेंगे, चैप्टर 6 देसी जनता को सभ्य बनाना। तो मतलब सभ्य बनाना, इसका मतलब ये है कि अंग्रेज़ों को लगता था कि जो हमारी है ना, हमारे देश के लोग हैं, हमारी इंडिया जो है वो क्या है, सभ्य नहीं है। उनको क्या करना है, शिक्षित करना है, सभ्य बनाना। ये अंग्रेज़ों के अकॉर्डिंग था, उनकी सोच थी, है ना। वो क्या लगता था, ये लोग सभ्य नहीं है, सही नहीं है, तो इनको क्या किया जाए, सुधारा जाए, शिक्षित किया जाए। तो आज चैप्टर में हम इसी को देखेंगे। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे सीधे। अंग्रेजी शिक्षा को किस तरह देखते थे, है ना, यहाँ स्टार्ट करेंगे। क्या बोला जा रहा है इसमें, सबसे पहले इस बात पर ध्यान दें कि शिक्षा के क्षेत्र में अंग्रेज क्या सोच रहे थे, और शिक्षा के जो विचार हमें आज सहज सामान्य दिखाई देते हैं, वे पिछले 200 साल में किस तरह विकसित हुए हैं। इस पड़ताल के दौरान हम इस बात पर भी विचार करेंगे कि भारतीयों ने ब्रिटिश विचारों पर कैसी प्रतिक्रिया दी, और इस बारे में अंग्रेज़ों के विचार किस तरह विकसित किए, है ना। भारतीयों को कैसे पढ़ाया जाएगा, इस टाइप से उन लोगों ने क्या किया था, अपना मत दिया था, अपने मतलब सोच रखे थे वो लोग। तो उसमें देखो आपका क्या है, इसमें परंपरा क्या है, देखते हैं। सन 1783 में विलियम जोन्स नाम के एक सज्जन कलकत्ता आए। उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित किए गए सुप्रीम कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कौन से पद पे, तो जूनियर पद के पोस्ट पर क्या किया, तैनात किया गया था। माहिर को होने के साथ साथ जोन्स एक भाषाविद भी थे। ठीक है, कोर्ट में जूनियर जज के पद पर तैनात किया गया था। कानून का माहिर, है ना, कानून में माहिर होने के साथ साथ क्या थे, वो भाषाविद भी थे। उन्होंने ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन किया था। वे फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी सीख चुके थे। इसके पहले हम देखेंगे कि ये भाषाविद क्या होता है, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। भाषाविद क्या होता है, ये एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानकर और विद्यार्थी होता है ना, मतलब एक ऐसा व्यक्ति जो कई भाषाओं को जानता हो। ठीक है, उसको क्या बोला जाता है, भाषाविद। उसके बाद क्या बोला जा रहा है इसमें, कलकत्ता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विज्ञान, इनके बारे में है ये, जो ऑक्सफोर्ड में ग्रीक और लैटिन का अध्ययन कर चुके थे, फ्रेंच और अंग्रेजी जानते थे, और अपने एक दोस्त से अरबी सीखने के अलावा फारसी भी क्या किए थे, सीख चुके थे। कोलकाता में आने के बाद वे रोज़ाना घंटों संस्कृत विद्वानों के साथ बैठकर उनसे संस्कृत की बारीकियाँ, उसके व्याकरण और संस्कृत काव्यों का अध्ययन करने लगे थे। कुछ ही समय में उन्होंने कानून, दर्शन, धर्म, राजनीति, नैतिकता, अंकगणित, चिकित्सा विज्ञान और अन्य विज्ञानों की प्राचीन भारतीय पुस्तकों का अध्ययन स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। जोन्स ने पाया कि उस समय कलकत्ता के तैनात बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी उनके जैसी दिलचस्पियाँ रखते हैं इसमें, है ना, दिलचस्पी रखते हैं इसमें। हेनरी टॉमस कोलब्रुक, क्या नाम है, हेनरी टॉमस कोलब्रुक और नैथेनियल हॉलहेड भी भारतीय भाषाएं सीखकर संस्कृत व फारसी रचनाओं का अंग्रेजी में अनुवाद कर रहे थे, और प्राचीन भारतीय विरासत को समझने में प्रयास में लगे हुए थे। इन लोगों के साथ मिलकर जोन्स ने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का गठन किया। एशियाटिक रिसर्च नामक शोध पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया गया। जोन्स और कोलब्रुक भारत के प्रति एक खास तरह के रवैया रखते थे। वे भारत और पश्चिम दोनों की प्राचीन संस्कृति के प्रति गहरा आदर भाव रखा करते थे। उनका मानना था कि भारत सभ्यता प्राचीन काल की अपने वैभव के शिखर पर थी, परंतु में उसका पतन होना चला। उनकी राय में भारत को समझने के लिए प्राचीन काल में लिखे गए यहाँ के पवित्र और कानूनी ग्रंथों को भी खोजना क्या किया गया, स्टार्ट किया गया।
ठीक है। तो उनका मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों के असली विचारों व कानूनों को इन्हीं रचनाओं के जरिए समझा जा सकता है। इन रचनाओं को पुनः अध्ययन से ही भारत के भावी विकास का आधार पैदा हो सकता है। ठीक है। तो इस तरह जोन्स और कोलब्रुक ने, क्या नाम है ध्यान देना इसमें, जोन्स और कोलब्रुक ने दोनों ही प्राचीन ग्रंथों को ढूंढने, उनकी व्याख्या करने, अनुवाद करने और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक अपने नतीजे पहुंचाने में जुट गए थे। उन्हें विश्वास था कि यह परियोजना न केवल अंग्रेजी को भारतीय संस्कृति में सीखने में मदद देगी, बल्कि भारतीयों को भी अपने विरासत को दोबारा अपनाने और अतीत के लुप्त वैभव को समझने में मदद देगी। इस प्रक्रिया में अंग्रेज भारतीय संस्कृति के अभिभावक व मालिक दोनों की भूमिकाएं निभा रहे थे। इन प्रयासों और विचारों से प्रभावित होकर कंपनी के बहुत सारे अधिकारियों ने दलील दी कि अंग्रेजों के पश्चिमी ज्ञान की बजाय भारत के ज्ञान को ही प्रोत्साहन दिया जाए। ठीक है, क्या किया जाए, भारतीय ज्ञान को ही प्रोत्साहन दिया जाए। वो चाहते थे कि प्राचीन भारतीय ग्रंथों के अध्ययन को प्रोत्साहित करने और संस्कृत व फारसी साहित्य व काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। ये सब क्या किया जाए, फारसी, संस्कृत, ये सब पढ़ाने के लिए क्या किया जाए, काव्य पढ़ाने के लिए संस्थानों की स्थापना की जाए। इन अधिकारियों का ये भी मानना था कि हिंदुओं और मुसलमानों को वही पढ़ाया जाना चाहिए जिससे वे पहले ही परिचित हों, है ना, मतलब उनसे जो मतलब जान पहचान हो उनको, उन्हीं जिनसे वो परिचित हों, जिसे वे आदर और महत्व देते हैं। उन्हें अनजाने विषयों की शिक्षा न दी जाए। इन अफसरों की राय में केवल तभी अंग्रेज देसी जनता का दिल जीत सकते हैं, केवल तभी अजनबी शासक अपनी प्रजा से आदर का उम्मीद कर सकते हैं। ठीक है, उनका भी इसमें एक चाल ही था। इस बात को ध्यान में रखते हुए 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून के अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में एक मदरसा खोला गया। कब खोला गया, तो 1781 में अरबी फारसी इस्लामिक कानून को अध्ययन को बढ़ावा देने के लिए कलकत्ता में मदरसा खोला गया। 1791 में बनारस में हिंदू कॉलेज की स्थापना की गई ताकि वहां प्राचीन संस्कृत ग्रंथों की शिक्षा दी जा सके और देश का शासन आसानी से चलाने में मदद मिले। ठीक है, परंतु कंपनी के सभी अफसर इन विचारों में सहमत नहीं थे। इनमें से बहुत सारे प्राच्यवादियों के कटु आलोचक भी थे, है ना, तो इतना आसान भी नहीं था। पूरब की जघन्य गलतियां क्या क्या थी इसमें देखते हैं। 19वीं सदी की शुरुआत में से ही बहुत सारे अंग्रेज अफसर शिक्षा के प्रचारवादी दृष्टिकोण की आलोचना करने लगे थे। उनका कहना था कि पूर्वी समाज का ज्ञान त्रुटियों में भरा हुआ है और अवैज्ञानिक है। उनके मुताबिक पूर्वी साहित्य अगंभीर और सतही था, इसलिए उन्होंने दलील दी कि अंग्रेजी को अरबी और संस्कृत भाषा व साहित्य के अध्ययन को बढ़ावा देने पर खर्चा नहीं करना चाहिए। ठीक है, क्या करना चाहिए, खर्चा नहीं करना चाहिए। प्रचारवादियों पर हमला करने वालों में जेम्स मिल प्रमुख थे। कौन प्रमुख था, तो जेम्स मिल प्रमुख थे। उनका विश्वास था कि अंग्रेजों को देसी जनता को खुश करने और उसका दिल जीतने के लिए जनता की इच्छा के हिसाब से या उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा नहीं देनी चाहिए। उनकी राय में शिक्षा के जरिए उपयोगी व्यवहारिक चीज़ें का ज्ञान दिया जाना चाहिए। इसलिए भारतीयों को पूर्वी समाजों के काव्य और धार्मिक साहित्य के बजाय पढ़ाना चाहिए, है ना, बजाय ये पढ़ाना चाहिए कि पश्चिम ने किस तरह की वैज्ञानिक और तकनीकी सफलताएं हासिल की हैं। ये किनका मानना था, तो जेम्स मिल का मानना था। ओके, तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले ये प्रचारवादी क्या होता है, जो अभी हम कई बार पढ़े इसमें। तो एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग हैं, है ना, तो क्या बोला जा रहा है, ये एशिया की भाषा और संस्कृत का गहन ज्ञान रखने वाले लोग हैं ये। मुंशी क्या होते हैं, ऐसे व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानते हो। ठीक है, मुंशी किनको बोला जाता है, याद रखना है, क्वेश्चन में आता है ये। ऐसा व्यक्ति जो फारसी पढ़ना लिखना व पढ़ाना जानता हो, एक्सपर्ट हो इसमें। वर्नाकुलर क्या है, यह शब्द आमतौर पर मानक भाषा से लिया गया है। इसको इतना ही जाने वही बेहतर है।
है ना, मानक भाषा से लिया गया है। अलग किसी स्थानीय भाषा या बोली के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत जैसे औपनिवेशिक देशों में अंग्रेज रोज़मर्रा इस्तेमाल की स्थानीय भाषाओं और साम्राज्यवादी शासकों की भाषा अंग्रेजी के बीच फ़र्क को चिन्हित करने के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया करते थे। ठीक है, किस कौन से चिन्ह का, तो ये। उसके बाद क्या है आपका मदरसा। मदरसा जाहिर सी बात है सीखने के स्थान को अरबी भाषा में मदरसा कहा जाता है। यह किसी भी तरह का स्कूल या कॉलेज या कोई संस्थान हो सकता है ना, कोई भी हो सकता है ये। आगे देखते हैं इसमें 1813 के दशक तक प्राच्यवादियों का विरोध और तीखा हो गया था। थॉमस बैबिंगटन मैकाले इन आलोचकों में सबसे मुखर और प्रभावशाली विचारक थे। वह भारत को असभ्य देश मानते थे जिसे सभ्यता का पाठ पढ़ाना जरूरी था। मैकाले के मुताबिक पूर्वी ज्ञान की कोई भी शाखा इंग्लैंड के प्रगति के समक्ष नहीं थी। मैकाले का कहना था कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय का केवल एक खाना ही भारत और अरब के समूचे देसी साहित्य के बराबर है, ये उनका मानना था। उनका तर्क ये भी था कि भारत में ब्रिटिश सरकार का प्राच्यवादी ज्ञान पर सरकारी पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए, इससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। गहन ऊर्जा और आवेशपूर्वक मैकाले ने अंग्रेजी भाषा सिखाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उनका मानना था कि अंग्रेजी के ज्ञान से भारतीय की जो दुनिया है श्रेष्ठतम हो जाएगी, साहित्यिक कृतियों को पढ़ने का भी मौका मिलेगा। यहाँ के लोग पश्चिमी विज्ञान और दर्शन के क्षेत्र में हुए विकास से अवगत हो पाएंगे। इस प्रकार उनका कहना था कि अंग्रेजी पढ़ाना लोगों को सभ्य बनाने, उनकी रुचियों और मूल्यों को संस्कृति में बदलने का रास्ता हो सकता है, ये अंग्रेजों का मानना था। मैकाले के मिंटर्स, है ना, क्या है, मैकाले के मिंटर्स विवरण के देखते हैं इसमें के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। कब किया गया, तो मैकाले के मिंटर्स के आधार पर 1835 का अंग्रेजों का शिक्षा अधिनियम पारित किया गया। ये फैसला लिया गया कि अंग्रेजों को उच्च शिक्षा का माध्यम बनाया जाए और कलकत्ता मदरसे तथा बनारस संस्कृत कॉलेज जैसी प्राच्यवादी संस्थानों को प्रोत्साहन न दिया जाए। इन संस्थानों को अपने आप संरक्षण का शिकार होते जा रहे हैं। अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई, है ना, क्या दिया गया, इन संस्थानों को अंधकार के मंदिरों की संज्ञा दी गई। अब स्कूलों के लिए भी अंग्रेजी पाठ्य पुस्तक छपने लगी थी। उस समय स्कूल के लिए भी क्या किया गया, अंग्रेजी पुस्तक छपना स्टार्ट हो गया था। व्यवसाय के लिए भी शिक्षा आपका कब से था, इसमें 1854 में ईस्ट इंडिया कंपनी के लंदन स्थित कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने भारतीय गवर्नर जनरल को शिक्षा के विषय में एक नोट भेजा। कंपनी के नियंत्रक मंडल के अध्यक्ष चार्ल्स वुड के नाम से ये नोट जारी किया गया था। इस संदेश को वुड का नीति पत्र वुड्स डिस्पैच के नाम से भी जाना जाता है। इस पत्र को क्या नाम से, तो इस संदेश को वुड का नीति पत्र या वुड्स डिस्पैच के नाम से जाना जाता है, ये याद रखेंगे। इस दस्तावेज में भारत में लागू की जाने वाली शिक्षा नीति की रूपरेखा स्पष्ट करते हुए एक बार फिर दोहराया गया कि प्राच्यवादी ज्ञान के स्थान पर यूरोपीय शिक्षा को अपनाने से कितने व्यवहारिक लाभ प्राप्त होंगे। इस दस्तावेज में यूरोपीय शिक्षा का एक व्यवहारिक लाभ आर्थिक क्षेत्र में बताया गया था। उसके मुताबिक यूरोपीय शिक्षा के माध्यम से भारतीयों को व्यापार और वाणिज्य के विस्तार से होने वाले लाभों को समझने और देश के संसाधनों के विकास का महत्व समझने में मदद मिलने लगी थी। यदि उन्हें यूरोपीय जीवन शैली का अवगत कराया गया तो उसकी रुचियों और आकांक्षाओं में भी बदलाव आएगा, ये उनका मानना था ऐसे। और ब्रिटिश वस्तुओं की मांग पैदा होगी क्योंकि तब यहाँ के लोग यूरोप में बनी चीज़ें को अपनाना और ख़रीदना स्टार्ट कर देंगे। वुड के नीति पत्र में यह तर्क भी दिया गया था कि यूरोपीय शिक्षा से भारतीयों के नैतिक चरित्र का उत्थान होगा। इससे वे ज़्यादा सत्यवादी और ईमानदार बन जाएंगे और फलस्वरूप कंपनी के पास भरोसेमंद कर्मचारियों की कमी नहीं रहेगी। दस्तावेजों के मुताबिक पूरब का साहित्य न केवल भयानक त्रुटियों से भरा पूर्ण था बल्कि यह लोगों में न तो काम के प्रति दायित्व और समर्पण का भाव पैदा कर सकता था और न ही शासन के लिए आवश्यक
निपुणता पैदा कर सकता था। ठीक है, इसमें आगे देखते हैं हम 1854 में नीति पत्र, ये ध्यान रखेंगे। 1854 के नीति पत्र के बाद अंग्रेजों ने कई अहम कदम उठाए। सरकारी शिक्षा विभागों का गठन किया गया ताकि शिक्षा संबंधी सभी मामलों पर सरकार का नियंत्रण स्थापित किया जा सके, है ना। अगर गवर्नमेंट स्कूल होगा, सरकारी शिक्षा होगा, विभाग होगा, तो उसमें किसका कंट्रोल होगा? तो गवर्नमेंट का ही होगा। ठीक है, तो 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, कब? 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उस समय कोलकाता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। कब? 1857, डेट को याद रखेंगे। 1857 में जब मेरठ और दिल्ली में सिपाही विद्रोह कर रहे थे, उसमें हम पढ़े हैं पिछले चैप्टर में, चैप्टर 5 में, जब वहाँ पे क्या हो रहा था? विद्रोह हो रहा था। तो उस समय कोलकाता, मद्रास और बम्बई विश्वविद्यालय की क्या की गई है? स्थापना की गई है। स्कूली शिक्षा प्रमाण प्रणाली व परिवर्तन के प्रयास भी किए गए थे, है ना। ये 19वीं सदी का बम्बई विश्वविद्यालय है, ये उस टाइम का है। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर स्थित श्रीरामपुर कॉलेज है। कोलकाता के पास हुगली नदी के तट पर क्या है? ये श्रीरामपुर कॉलेज। अब स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ देखते हैं। अगर ये जब स्कूल खुला, इतने बड़े बड़े कॉलेज की स्थापना हो गई है, तो स्थानीय पाठशालाओं का क्या हुआ है देखते हैं इसमें। क्या आपको कुछ अंदाज़ा है कि अंग्रेज़ों से पहले यहाँ बच्चों को किस तरह पढ़ाया जाता था? क्या आपने कभी सोचा है कि उस समय बच्चे स्कूल जाते भी थे या नहीं जाते थे? और अगर स्कूल थे तो ब्रिटिश शासन के तहत उनका क्या हुआ? देखते हैं इसमें। विलियम एडम की रिपोर्ट में के मुताबिक 1830 के दशक में स्कॉटलैंड से आए ईसाई प्रचारक विलियम एडम ने बंगाल और बिहार के जिलों का दौरा किया। कंपनी ने उन्हें देसी स्कूलों में शिक्षा की प्रगति पर रिपोर्ट तैयार करने का जिम्मा सौंपा था। एडम ने जो रिपोर्ट तैयार की वह काफ़ी दिलचस्प था। एडम ने पाया कि बंगाल और बिहार के लोग, है ना, बंगाल और बिहार में 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। कितना है? 1 लाख से ज़्यादा पाठशालाएँ हैं। ये बहुत छोटे छोटे केंद्र थे जिनमें आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। एक छोटे छोटे पाठशाला था वहाँ पे, जो वहाँ पे आमतौर पर 20 से ज़्यादा विद्यार्थी नहीं होते थे। फिर भी इन पाठशालाओं में पढ़ने वाले बच्चों की कुल संख्या काफ़ी बड़ी थी, यानी 20 लाख से भी ज़्यादा थी। ये पाठशालाएँ क्या थी? संपन्न लोगों या स्थानीय समुदाय द्वारा चलाई जा रही थी। वहाँ पे जो स्थानीय लोग थे, जो संपन्न थे, उनके द्वारा क्या की जा रही थी? चलाई जा रही थी। नई पाठशालाएँ स्वयं गुरु द्वारा ही प्रारंभ की गई थी। शिक्षा का तरीका काफ़ी लचीला था। आज आप जिन चीज़ों के स्कूलों से उम्मीद करते हैं, उनमें से कुछ चीज़ें उस समय की पाठशालाओं में भी क्या थे? मौजूद थी। ये आपके उस समय की बात है। बच्चों की फीस निश्चित नहीं थी, छपी हुई किताबें भी नहीं थी, पाठशाला की इमारत अलग से नहीं बनाई जाती थी, बेंच व कुर्सियाँ भी नहीं होती थी, ब्लैक बोर्ड भी नहीं होते थे, अलग से कक्षाएं लेने, बच्चों की हाजिरी लेने का कोई इंतज़ाम नहीं होता था। मतलब आपका जो आज फैसिलिटी दिया गया है, ये पहले ये सब चीज़ें नहीं हुआ करती थी, है ना। क्या किया जाए? कोई भी इंतज़ाम नहीं था। सालाना इम्तिहान और नियमित समय सारणी जैसे कोई भी व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ पाठशालाएँ बरगद की छाँव में ही चलती थी, तो कई गांव की किसी दुकान या मंदिर के कोने में या गुरु के घर पर ही बच्चों को पढ़ाया जाता था। बच्चों की फीस उनके माँ बाप की आमदनी से तय होती थी। उनके जितना आमदनी होगा उसी हिसाब से उनकी फ़ीस होगी। अमीरों को ज़्यादा और गरीबों को कम फीस देनी पड़ती थी। शिक्षा मौखिक होती थी और क्या पढ़ाना है यह बात भी विद्यार्थी की ज़रूरतों को देखते हुए ही गुरु तय किया करते थे। ऐसे ही नहीं कि चैप्टर है, बुक है, आज ये चैप्टर पढ़ेंगे, कल वो पढ़ेंगे। पहले ऐसा कुछ नहीं था। विद्यार्थियों को अलग कक्षाओं में नहीं बैठाया जाता था, सभी एक जगह एक साथ बैठते थे। अलग अलग स्तर के विद्यार्थियों के साथ गुरु अलग से बात कर लेते थे। एडम ने पाया कि यह लचीली प्रणाली स्थानीय आवश्यकताओं के लिए काफ़ी अनुकूल है। उदाहरण के लिए फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थी। क्या होती थी?
फसलों की कटाई के समय कक्षाएं बंद हो जाती थीं, क्योंकि उस समय गांव के बच्चे प्रायः खेतों में काम करने चले जाते थे। कटाई और अनाज निकल जाने के बाद पाठशाला दोबारा शुरू हो जाती थी। इसका परिणाम यह था कि साधारण काश्तकारों के बच्चे भी पढ़ाई कर सकते थे। नई दिनचर्या, नए नियम। 19वीं सदी के मध्य तक कंपनी का ध्यान मुख्य रूप से उच्च शिक्षा पर था, इसलिए कंपनी ने स्थानीय पाठशालाओं के कामकाज में काफ़ी ज़्यादा दखल नहीं दिया। 1854 के बाद कंपनी ने देसी शिक्षा व्यवस्था में सुधार लाने का भी फैसला किया। कब किया? तो 1854 में। ठीक है। कंपनी का मानना था कि इसके लिए मौजूद व्यवस्था के भीतर ही बदलाव किया जाना चाहिए। कंपनी एक नई दिनचर्या, एक नए नियमों और नियमित निरीक्षणों के जरिए पाठशालाओं और व्यवस्थित करना चाहती थी। इनके अलावा इनके लिए क्या किया जा सकता था? कंपनी ने क्या कदम उठाए? सबसे पहले तो कंपनी ने बहुत सारे पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। क्या किया? पंडितों को सरकारी नौकरी पर रख लिया। इनमें से प्रत्येक पंडित 4 या 5 स्कूलों की देखरेख किया करते थे उस समय, है ना, सौंपा गया। पंडितों का काम पाठशालाओं का दौरा करना और वहाँ अध्यापन की स्थितियों में सुधार लाना था। प्रत्येक गुरु को निर्देश दिया गया कि वे समय समय पर अपने स्कूल के बारे में रिपोर्ट भेजें और कक्षाओं को नियमित समय सारणी के अनुसार पढ़ाएं। अब अध्यापन पाठ्यपुस्तकों पर आधारित होगा और विद्यार्थियों की प्रगति को मापने के लिए वार्षिक परीक्षाओं की रूपरेखा तैयार की जाने लगी थी। विद्यार्थियों से कहा गया कि वे नियमित रूप से शुल्क दें, नियमित रूप से कक्षा में आएं, तय सीट पर बैठें और अनुशासन के नियम का भी पालन करें। धीरे धीरे सब बदलने लग गया। नए नियमों पर चलने वाली पाठशालाओं का सरकारी अनुदान मिलने लगे। जो पाठशालाएं नई व्यवस्था के भीतर काम करने को तैयार नहीं थी, उन्हें कोई सरकारी सहायता नहीं दी जाती थी। जिन गुरुओं ने सरकारी निर्देशों का पालन करने के बजाय अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, मतलब जो उनके अकॉर्डिंग नहीं चले, अपनी स्वतंत्रता बनाए रखी, वे सरकारी सहायता से वंचित रह गए। ठीक है। और नियमों से चलने वाले पाठशालाओं के सामने कमज़ोर पड़ने लग गए। इन नए नियमों और दिनचर्या का एक और भी नतीजा हुआ। पहले वाली व्यवस्था में गरीब किसान के बच्चे भी पाठशाला में जा सकते थे, क्योंकि शालाओं की समय सारणी काफ़ी लचीली होती थी। नई व्यवस्था के अनुशासन की मांग भी थी कि बच्चे नियमित रूप से स्कूल आएँ। अब कटाई के मौसम में क्या होता था कि बच्चों को स्कूल भी आना ज़रूरी था, जबकि उस समय गरीब के घर के बच्चे क्या करते थे? खेतों में काम किया करते थे। अगर कोई बच्चा स्कूल नहीं जा पाता था तो उसे अनुशासनहीनता माना जाता था, यानी बच्चा पढ़ना लिखना ही नहीं चाहता है। ठीक है। ये क्या किए हैं? चेंज किए हैं शिक्षा प्रणाली। तो हम देखेंगे अरविंद घोष जी के बारे में क्या ये हैं आपके। तो अरविंद घोष ने 15 फरवरी 1908 को बॉम्बे में अपने एक संभाषण में राष्ट्रीय शिक्षा पर बोलते हुए कहा कि इसका लक्ष्य छात्रों में राष्ट्रीयता का भाव जागृत करना है। इसके लिए अपने पूर्वजों के साहसिक कार्यों पर गहराई से चिंतन करना आवश्यक होगा। शिक्षा को मातृभाषा में होनी चाहिए, यह अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। अरविंद घोष ने इस बात पर भी बल दिया कि यद्यपि छात्रों को अपने मूल के साथ जुड़े रहना चाहिए, फिर भी उनको आधुनिक विज्ञानों, आविष्कारों तथा लोकप्रिय शासन व्यवस्था के संदर्भ में पश्चिमी देशों के अनुभव का भी भरपूर लाभ उठाना चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों को कोई हस्तकला भी सीखनी चाहिए ताकि वे स्कूल छोड़ने पर यथासंभव रोजगार पा सकें, है ना। मतलब उनका ये था कि अगर वो पढ़ाई कर रहे हैं तो उनकी भाषा क्या होनी चाहिए? मातृभाषा होनी चाहिए। मतलब उनकी जो अब फर्स्ट भाषा आपकी क्या होती है? मातृभाषा होती है, अब मदर टंग होती है। अब उससे रिलेटेड आप कुछ सीखेंगे, धीरे धीरे क्या करते हैं आप सीखते चले जाते हैं, है ना। तो मतलब आपको कोई भाषा सीखनी है तो क्या होनी चाहिए आपके? पहले आप CDP में पढ़ रहे होंगे, उसमें क्या आपको बताया जाता है? आपका मदर टंग। आप NCF 2005 में भी देखते होंगे, उसमें भी बोला गया है आपको पढ़ाने के लिए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए क्या होनी चाहिए? अब ये मदर टंग ज़रूर होनी चाहिए। वो भाषा, अगर मातृभाषा फर्स्ट प्रायोरिटी देनी चाहिए। अगर वो नहीं होगी तो बच्चा बिल्कुल भी सीख नहीं पाएगा, है ना। तो इसमें भी वही बोला गया है, मातृभाषा होनी चाहिए उनको सीखने के लिए। उसके बाद देखते हैं इसमें
स्कूल, कॉलेज और विद्यालय भी खोले गए तथा शिक्षा पर ज़्यादा पैसा खर्च किया गया। इस दिशा में कुछ प्रयासों के बारे में आप अध्याय 8 में पढ़ेंगे, है ना, आगे देखेंगे इसमें। और बहुत सारे भारतीय पश्चिमी शिक्षा के विरुद्ध थे। महात्मा गांधी, रविन्द्रनाथ टैगोर जी इसी तरह के लोगों में से थे, क्योंकि इनका भी मानना यही था, मातृभाषा हो प्लस ऐसे उनका मतलब पढ़ाई हो, जो शिक्षा दी जाए जिससे वो आगे जाके क्या करें, रोजगार प्राप्त कर सकें। इसमें देखेंगे आपका अंग्रेजी शिक्षा। आज हम बस इतना पढ़ेंगे, उसके बाद हम नेक्स्ट, क्योंकि ये चैप्टर आपका बहुत ज़्यादा लेंदी है, इसलिए हम कोशिश करेंगे कि इतना पढ़ के और आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं इस चैप्टर को कंप्लीट करूँगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका चैप्टर बहुत ज़्यादा लेंदी है और ज़्यादा बोरिंग भी हो जाएगा तो पढ़ने में भी मज़ा नहीं आता है ना। कोशिश करेंगे कि इसको इतने में ही कंप्लीट किया जाए। आइए देखते हैं इसमें। अंग्रेजी शिक्षा ने हमें गुलाम बना दिया था, कैसे? महात्मा गांधी का कहना था कि औपनिवेशिक शिक्षा ने भारतीयों को मस्तिष्क में हीनता का बोध पैदा कर दिया है। इसके प्रभाव में आकर यहाँ के लोग पश्चिमी सभ्यता को श्रेष्ठकर मानने लगे हैं। अपनी संस्कृति के प्रति उनका गौरव भाव नष्ट हो गया है। महात्मा गांधी ने कहा कि इस शिक्षा में विष भरा हुआ है। ये किनका मानना था? तो महात्मा गांधी जी का मानना था। उनका मानना था कि इस शिक्षा में क्या है, विष भरा हुआ है, यह पापपूर्ण है, इसने भारतीयों को दास बना दिया है, इसने लोगों को प्रभाव डाला है। उनके मुताबिक पश्चिम से अभिभूत, पश्चिम से आने वाले, हर चीज़ की प्रशंसा करने वाले इन संस्थानों में पढ़ने वाले भारतीय ब्रिटिश शासन को पसंद करने लगे थे। महात्मा गांधी एक ऐसी शिक्षा के पक्षधर थे जो भारतीयों के भीतर प्रतिष्ठा और स्वाभिमान का भाव पुनर्जीवित कर सकें। ये किनका मानना था? महात्मा गांधी जी का मानना था। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान उन्होंने विद्यार्थियों से आह्वान किया कि वे शिक्षा संस्थानों को छोड़ दें और अंग्रेजों को बताएं कि अब वो गुलाम बने रहना नहीं चाहते हैं, है ना, वो बनने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा गांधी की दृढ़ मान्यता था कि शिक्षा केवल भारतीय भाषाओं में ही दी जानी चाहिए। जो हमारी भाषा है, भारतीय भाषा है, उस भाषा में देनी चाहिए, ना कि अंग्रेजी भाषा में। उनके मुताबिक अंग्रेजी में दी जा रही शिक्षा भारतीयों को अपाहिज बना देती है। उन्होंने अपने सामाजिक परिवेश से ही काट दिया है, उन्हें अपनी ही भूमि पर अजनबी बना दिया है। उनकी राय में विदेशी भाषा बोलने वाले, स्थानिक संस्कृति से घृणा करने वाले अंग्रेजी शिक्षित भारतीय अपनी जनता से जुड़ने और तौर तरीके से भूल चुके थे। अब जाहिर सी बात है, अगर आप अंग्रेजी स्कूल में जाएंगे, वहाँ की शिक्षा, मतलब ये मानना था महात्मा गांधी जी का, वहाँ के आप बाहर जाएंगे तो वहाँ आप चीज़ें क्या करेंगे, नई नई आप सीखेंगे, डेवलप होंगे। तो आप क्या होते हैं, अपने जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं गांव से, अब क्या होते हैं, आप दूर हो जाते हैं। महात्मा गांधी जी का कहना था कि पश्चिमी शिक्षा मौखिक ज्ञान की बजाय केवल पढ़ने और लिखने पर केंद्रित है। उसमें पाठ्य पुस्तकों पर तो जोर दिया जाता है, लेकिन जीवन अनुभवों और व्यवहारिक ज्ञान की उपेक्षा की जाती है। गांधी जी का तर्क था कि शिक्षा से व्यक्ति का दिमाग और आत्म विकसित होना चाहिए। उनकी राय में केवल साक्षरता यानी पढ़ने और लिखने की क्षमता पा लेना ये शिक्षा नहीं होती है। इसके लिए तो लोगों का हाथ से काम करना पड़ता है, हुनर सीखने पड़ते हैं या जानना पड़ता है कि विभिन्न चीज़ें किस तरह काम करती हैं। इससे उनका मस्तिष्क और समझने की क्षमता भी दोनों विकसित होती है। ये किनका कहना था? तो महात्मा गांधी जी का कहना था, ठीक है। तो ये चित्र में देखते हैं, महात्मा गांधी और कस्तूरबा गांधी शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर और लड़कियों की एक टोली के साथ बैठे हुए हैं, ठीक है। महात्मा गांधी जी का पढ़े होंगे, आप बीएड किए हैं, बीएड में भी आप पढ़े होंगे। उनका क्या था कि शिक्षा हमारे भाषा में होनी चाहिए, है ना, मतलब वो अंग्रेजी शिक्षा के हमेशा ही खिलाफ रहे हैं, ठीक है। हम टैगोर का शांति निकेतन, ये सब को हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, ठीक है। बस इतना ही बचा है और तो नहीं है, मैं इसी में कंप्लीट कर देती हूँ, है ना, नहीं तो फिर छोटा हो जाएगा वीडियो नेक्स्ट अगर बनाऊंगी तो, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, इसमें देख लेते हैं। जैसे जैसे राष्ट्रीय भावना का प्रसार हुआ, कई दूसरे विचारक भी एक ऐसी राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली के बारे में सोचने लगे जो अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई, ठीक है, व्यवस्था में आमूल तौर पर भिन्न हो। टैगोर का शांति निकेतन, आप में से बहुत सारे दोस्तों ने शांति निकेतन के बारे में सुना होगा।
क्या आप जानते हैं कि इसकी स्थापना किसने और क्यों की थी? शांति निकेतन की स्थापना क्यों हुई थी? रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। ध्यान रखना है, शांति निकेतन किसने शुरू किया था? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने यह संस्था 1901 में 90s है ना, सॉरी, रविन्द्रनाथ टैगोर ने यह संस्था 1901 में शुरू की थी। टैगोर जब बच्चे थे तो स्कूल जाने के लिए बहुत चिढ़ते थे, वहाँ उनका दम घुटता था, उन्हें स्कूल का माहौल दमनकारी लगता था। टैगोर को ऐसा लगता था कि मानो स्कूल कोई जेल हो, क्योंकि वहाँ बच्चे मनचाहा कभी काम नहीं कर पाते थे। जब दूसरे बच्चे शिक्षक को सुन रहे होते थे तो टैगोर का दिमाग कहीं और भटक रहा होता था। कोलकाता के अपने स्कूल जीवन के अनुभवों ने शिक्षा के बारे में टैगोर के विचारों को काफ़ी प्रभावित किया। जब वे बड़े हुए तो उन्होंने एक ऐसा स्कूल खोलने के बारे में सोचा जहां बच्चे खुश रह सकें, जहां वह मुक्त और रचनाशील हों, जहां वे अपने विचारों को, आकांक्षाओं को समझ सकें। टैगोर को लगता था कि बचपन का समय अपने आप सीखने का समय होना चाहिए। अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई शिक्षा व्यवस्था को कड़े और बंधनकारी अनुशासन से मुक्त होना चाहिए। शिक्षक कल्पनाशील हो, बच्चे समझते हों और उनके अंदर उत्सुकता हो, जानने की चाह भी विकसित हो, करने में मदद करे, है ना। टैगोर के मुताबिक क्या था? वर्तमान स्कूल की शिक्षा की रचनाशीलता चकित होने के उसके स्वाभाविक गुण को मार देती है। टैगोर का मानना था कि सृजनात्मक शिक्षा को केवल प्राकृतिक परिवेश में ही प्रोत्साहित किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने कोलकाता से 100 किलोमीटर दूर एक ग्रामीण परिवेश में अपना स्कूल खोलने का फैसला लिया। उन्हें यह जगह निर्मल शांति से भरा शांति निकेतन दिखाई दिया, जहाँ प्रकृति के साथ जीते हुए बच्चों अपने स्वाभाविक सृजनात्मक मेधा को और विकसित कर सकते थे। बहुत सारे मामलों में टैगोर और महात्मा गांधी शिक्षा के बारे में कमोबेश एक जैसी राय रखते थे, लेकिन दोनों के बीच फर्क भी थे। गांधी जी पश्चिमी सभ्यता और मशीनों व प्रौद्योगिकी की उपासना के कट्टर आलोचक थे। टैगोर आधुनिक पश्चिमी सभ्यता और भारतीय परंपरा के श्रेष्ठ तत्वों का सम्मिश्रण चाहते थे। उन्होंने शांति निकेतन में कला, संगीत और नृत्य के साथ साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी की भी शिक्षा पर क्या किए हैं? जोर दिए हैं। ठीक है। उस प्रकार बहुत सारे लोग इस शिक्षा के बारे में सोचने लगे थे कि एक राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। उस समय उनका सोचना था कि राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा क्या होनी चाहिए। ठीक है। तो कुछ लोग अंग्रेजों द्वारा स्थापित की गई व्यवस्था में परिवर्तन चाहते थे। उनका मानना था कि इस व्यवस्था इस तरह फैलाया जाए कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पढ़ने के मौके मिले, है ना, ताकि लोगों के सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय संस्कृति की शिक्षा दी जा सके। कौन तय करे कि सच्चे अर्थों में राष्ट्रीय क्या होता है? इस राष्ट्रीय शिक्षा की बहस स्वतंत्रता के बाद भी जारी रहेगी, है ना। स्वतंत्रता के बाद क्या होगा? जारी रहेगा, ऐसे बोला गया है। ये 19वीं सदी का क्या है आपका? 19वीं सदी का मध्य तक आपका ईसाई प्रचारक और भारतीय सुधारवादी संगठन लड़कियों के लिए स्कूल खोलने लगे थे। ये सब है। ठीक है। तो आइए हम देखते हैं इसमें। मैं जैसे कि मैं क्वेश्चन को थोड़ा नहीं कराती हूँ, क्योंकि इसमें अब मैं चैप्टर को पढ़ाती हूँ, उसके बाद क्या करते हैं, इसको क्वेश्चन को आप कमेंट में बताते हैं। ठीक है। तो इसमें भी आप बताएंगे, फिर भी मैं आपका ये जोड़ी मिलान जो आपका ये मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है। तो आपका क्या है? सबसे पहले बताइए विलियम जोन्स का क्या होगा आपका? इसमें से अंग्रेजी शिक्षा को प्रोत्साहन, प्राचीन संस्कृतियों को सम्मान, गुरु, क्या होगा आपका? ये होगा। ठीक है। रविन्द्रनाथ टैगोर का क्या होगा आपका? प्राकृतिक परिवेश। ठीक। उसके बाद आपका क्या है? टॉमस मैकाले, इनका क्या होगा आपका? टॉमस मैकाले किस में थे? तो अंग्रेजी शिक्षा के प्रोत्साहन में थे। अभी तो पढ़े हैं ये सब चीज़ें। महात्मा गांधी क्या थे? अंग्रेजी शिक्षा के विरुद्ध। और पाठशालाएँ क्या थी? गुरु के लिए। ठीक है। ये था। उसके बाद आपका क्या है? सही या गलत है, इसमें आप इसको बताएंगे पढ़ के।
ठीक है, ये आपका चैप्टर 6 कंप्लीट है। हम नेक्स्ट देखेंगे आपका चैप्टर 7, जिसमें आपका है महिलाएं, जाति एवं सुधार। ठीक है।